आप सभी का समय अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 12 मैथ्स का जो पार्ट हम लोग चल रहे हैं चैप्टर नंबर वन में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, फलनों का संयोजन। देखिए स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और उसी के द्वारा हम इसको बताएंगे। देखिए, अगर हमारे पास एक सेट ए है जहां पर स्टूडेंट्स हैं, और एक सेट बी है, मान लीजिए क्लास 10 के या आपके यूपी बोर्ड के सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके वो स्टूडेंट्स हैं, और ये सेट बी है जो उनका रोल नंबर बता रहा है। ठीक है, उनका रोल नंबर बता रहा है ये। और सेट सी है कि उन रोल नंबर के अकॉर्डिंग एक कुछ दूसरे टाइप का कोड हर एक स्टूडेंट्स को अलॉट किया गया है, जिससे कि उसकी पहचान जो है गोपनीय रहे। तो यहां से ये कनेक्ट होगा और यहां से ये कनेक्ट होगा, यानी कि डायरेक्टली कोई देख करके इसको देख करके इसका नाम, आप स्टूडेंट का नाम नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक फलन एफ है और एक फलन जी है, जिनका आपस में क्या गया, संयोजन किया गया है। स्टूडेंट के नाम से आप ये जान सकते हैं। ठीक है, और फिर जो इस फंक्शन के बारे में जान रहा होगा वही उसके स्पेशल कोड के बारे में जान पाएगा। डायरेक्ट केवल स्टूडेंट के नाम से जो है कोई इसके फंक्शन कोड के बारे में नहीं जान पाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो संयोजन होता है, इसका दो फलनों का संयोजन ही क्या कहलाता है, फलनों का संयोजन कहलाता है, और इसे हम लोग GOF द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये x है, यहाँ पे एक स्टूडेंट x है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, fx मिलेगा, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, G(f(x) मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो जो आपका फलनों का संयोजन है वो कुछ इस प्रकार से परिभाषित हो जाएगा कि अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए हों, सपोज दैट हमारे पास एक फंक्शन f है जो कि सेट a से b पर परिभाषित है, और एक फंक्शन g है जो कि b से c पर परिभाषित है, तो इन फंक्शंस का जो संयोजन है वो कहलाएगा GOF ऑफ x, जो कि परिभाषित होगा G ऑफ f(x) से। ठीक है, और ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जो GOF होगा ये क्या होगा, A to C पर परिभाषित होगा। ठीक है, इस तरीके से दो फलनों के संयोजन को हम लोग जो है परिभाषित करेंगे। ठीक, अब चलिए इस पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसको देख लेते हैं। आपके NCERT बुक में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन्हीं पे डिस्कस करते हैं और उन्हीं को समझते हैं, फिर आगे चल के हम लोग इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 15 दिया हुआ है। देखिए एग्जाम्पल 15 कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन f है जो कि सेट 2, 3, 4, 5 से कहाँ पर जाएगा, 2, 3, 4, 5 से 3, 4, 5, 9 पर गया है। और एक दूसरा फंक्शन है g जो कि सेट 3, 4, 5, 9 से चल करके कहाँ पे गया हुआ है, 7, 11, 15, 7, 11 and 15। ठीक है, और इस प्रकार है
कि यहाँ पे F2 इक्वल्स टू 3 दिया है, F3 इक्वल्स टू 4 दिया है, और F4 और F4 और F5 की वैल्यू सेम है, और वो है 5। और इसके अलावा G3 का मान दिया हुआ है, G3 इक्वल्स टू G4 इक्वल्स टू 7, तथा इसके अलावा आपको G5 भी दिया हुआ है, G5 इक्वल्स टू G9, ये दोनों की वैल्यू जो है 11 है। तब आपको निकालना है GOF। हमें यहाँ पे ज्ञात करना है GOF। तो देखिए GOF कहाँ से कहाँ पे होगा, जो GOF होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा भाई, इससे उठ करके यहाँ तक आएगा, ठीक है। यानी कि 2 3 4 5 से चलेगा और जाएगा किस पे, 7 11 15। यानी कि हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है GOF ऑफ 2। तो देखिए इधर देख लेते हैं, GOF ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी G ऑफ F2, और F2 कहाँ पे गया है भाई, F2 3 पे गया है, तो ये हो जाएगा G3, और G3 कहाँ पे गया है, 7 पे, ठीक है। अब फिर निकालना है हमको GOF3, ये हो जाएगा G ऑफ F3। तो F3 कहाँ पे गया हुआ है, F3 4 पे गया हुआ है, तो G4, और G4 भी कहाँ पे है, 7 पे है। अब हमें निकालना है GOF4, या कह सकते हैं कि G ऑफ F4, और F4 कहाँ पे गया हुआ है भाई, 5 पे गया हुआ है, तो G ऑफ 5, और G5 कहाँ पे गया हुआ है, G5 11 पे गया है, जिसकी वैल्यू 11 हो जाएगी। अब हमें एक वैल्यू और निकालनी है GOF5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी G ऑफ F5, और G ऑफ F5 की वैल्यू 11 है, F5 5 है, इसकी वैल्यू 11। तो यहाँ पर जो है ये आपको GOF आपके पूरे के पूरे आपको मिल चुके हैं, क्या है, 7 और 11, ठीक है। तो इस तरह से सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल 16 की बात कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल 16 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यहाँ पे एक फंक्शन है f, जो कि रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है, और एक फंक्शन g है जो कि ये भी जो है रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है, और साथ में आपको दिया हुआ है f(x) इक्वल टू cos x, और gx इक्वल्स टू 3x², ठीक है, ये दिया हुआ है। तो GOF और FOG ज्ञात करना है, और साथ में सिद्ध करना है कि GOF इज नॉट इक्वल टू FOG। पहले GOF निकाल लेते हैं, देखते हैं भाई GOF ऑफ x की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा G ऑफ fx। अब G ऑफ fx की वैल्यू क्या है, cos x है, तो ये वैल्यू आपको क्या देगा। अब G ऑफ x की वैल्यू क्या है, 3x², तो 3
cos x का स्क्वायर, या इसको आप कह सकते हैं 3 cos स्क्वायर x, ये मिल गया। अब दोबारा हमें क्या निकालना है, एफ ओ जी एक्स, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ, और जी एक्स की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर, और एफ एक्स क्या है cos x, तो cos ऑफ 3x स्क्वायर। ठीक है, ये अलग वैल्यू हो गई, ये अलग वैल्यू हो गई। तो यहाँ स्पष्ट है कि जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 17 की। एग्जाम्पल नंबर 17 देखेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 17। देखिए जो एग्जाम्पल 17 है वो क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3x + 4 और 5x - 7, और जो फंक्शन है एफ वो कहाँ से कहाँ परिभाषित है, वो r - 7/5 से कहाँ तक है, r - 3/5, ये इसका डोमेन और रेंज दिया हुआ है। और फिर हमारे पास एक फंक्शन और है जी एक्स, जो कि है 7x + 4 5x - 3, और जहाँ पे जी सच दैट r - 3/5 से लेकर के r - 7/5। ठीक है, r - 7/5 पर गया हुआ है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है आपको, देखिए इस क्वेश्चन में आपको जो सिद्ध करना है कि एफ ओ जी इक्वल टू आई ए मिले तथा जी ओ एफ इक्वल टू आई बी मिले, और जहां पर जो आपका आई ए एक्स है वो क्या है, वो एक्स है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, और आई बी है जो वो है एक्स, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। देखिए जहां जो सेट ए है वो क्या है, सेट ए को ही r - 3/5, यानी इसको r - 3/5 माना गया, इसको a माना गया, और जो सेट b है वो है r - 7/5। तो आई ए और आई बी जो है को समुच्चय, क्रमशः समुच्चय ए तथा बी का तत्समक फलन भी कहते हैं। ठीक है, आई ए और आई बी क्या है, समुच्चय ए के तत्समक फलन है। ठीक है, तत्समक फलन आप जानते हैं कि जो वैल्यू आप दीजिए उस फंक्शन में वही वैल्यू आपको वो निकाल करके क्या करेगा, दे देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एफ। देखिए हमें ये दोनों चीजें ही मेन दिखानी, बाकी सारा क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं पहले, चलिए इसको ले लेते हैं यहां पर। चलिए यही शुरू करते हैं, एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालते हैं।
हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम अगर एक्स रख रहे हैं तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिले, सॉल्व करने के बाद एक्स ही मिले। ठीक है, इसका मतलब है एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, फिर इसके और आगे बढ़ते हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है, अब जी एक्स की वैल्यू रख देंगे एफ ऑफ 7x प्लस 4 5x माइनस 3। अब इसके बाद ये वैल्यू सारी की सारी x के स्थान पे यहाँ पे पुट की जाएंगी। तो ये जो आपको रिजल्ट देगा वो दे देगा 3 7x प्लस 4 अपान 5x माइनस 3 प्लस 4, और यही वैल्यू आपको नीचे भी देगा। तो नीचे यहाँ 5 है और इसके बाद 7x प्लस 4 अपान 5x माइनस 3 माइनस 7। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। देखिए इसमें सबसे क्या करेंगे, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 21x प्लस 12, और यहाँ पे क्या होगा कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 20x और माइनस 12। और देखिए हर दोनों का समान रहेगा, 5x माइनस ही तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5 7 35 x और प्लस 20। ठीक, यहाँ 7 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 35x माइनस 21। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ चूंकि माइनस लगा हुआ है तो ये जो है यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो देखते हैं 35 से कैंसिल हो गया, इधर जो है 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब इनको अगर ऐड करते हैं इसको और इसको, देखिए 21x और 20 तो ये हो जाएगा आपका 41x, और नीचे इनको ऐड करेंगे तो 41, तो ये वैल्यू क्या देगा x, और x दे दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, इसको हम लोग I बोल देंगे। ठीक है, देखिए हमें क्या दे चुका है, आइडेंटिटी दे चुका है। ठीक है, अब इसी तरह से इसका जो सेकेंड पार्ट है यानी कि जी और एफ, अब इसको भी इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। GOFX, जी ऑफ FX, तो अब ये हो जाएगा जी ऑफ FX की वैल्यू 3x प्लस 4 5x माइनस 7। फिर इसकी वैल्यू भी यहीं पर पुट करेंगे, और ये भी सिंप्लीफाई अगर आप ध्यान से करते हैं तो ये भी आपको वैल्यू x देगा, और इसका मतलब हो जाएगा सीधे सीधे जो वैल्यू रखी गई वही वैल्यू आ गई। इसका मतलब है कि ये क्या है, IB है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यूज आपको देगा। देखिए ये फंक्शन g का है। ठीक है, तो g का है फंक्शन, तो यहाँ पे जो वैल्यू ये देगा, ठीक है, देखिए g का फंक्शन है और g का जो आप कह सकते हैं इसका जो रेंज है वो क्या है, ये है। भाई यहाँ पे हमने IB क्यों लिख दिया, क्योंकि g का जो रेंज है ना वो इस पे जा रहा है, और ये सेट क्या है, ये सेट है B, इसलिए यहाँ पे IB लिखा गया। ठीक है, और जो f का जो रेंज है, f का रेंज ये है A, देखिए A यहाँ पे दिया हुआ है, तो f का रेंज A है, इसलिए यहाँ पर भाई x दोनों में आया है, जगह IA लिख रहे हैं जगह IB। इसका केवल से इतना ही मतलब है कि ये फंक्शन f से इसकी वैल्यू मिल रही है, तो इसका जो रेंज होगा वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा सेट A में, और ये G पे इंड हो रहा है फंक्शन, तो इसका भी रेंज कहाँ पे आएगा, सेट B में आएगा।
ठीक है, जो यहाँ पे g का रेंज है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 17। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 18। चलिए एग्जाम्पल 18 भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन दिया हुआ है सच दैट सेट ए टू बी, और एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है जी जो है वो सेट बी टू सी है, और ये दोनों फंक्शन क्या हैं, एक ही हैं। ठीक है, ये दोनों फंक्शन क्या हैं, एक ही हैं। एक ही होने का मतलब यही है कि अगर f(x1) बराबर f(x2) है तो इसका मतलब है कि x1 बराबर क्या होगा, x2 होगा। और जिसके एक ही होने का मतलब है अगर हमारे पास gx1 बराबर gx2 है तो इसका मतलब है कि x1 बराबर gx2 है। ठीक है, ये दोनों एक ही है, इनका मतलब यही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो है GOF such that A to C भी क्या है, एक ही है। अभी तक हम लोगों ने जो एक ही क्वेश्चन प्रूव किए हैं ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी काम करेंगे। देखिए यहाँ पे करेंगे क्या कि मान लेंगे कि माना भाई x1 और x1 x2 बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, तो GO f(x1) इज इक्वल्स टू GO f(x2)। इसका मतलब है G ऑफ f(x1) इज इक्वल्स टू G ऑफ f(x2)। ठीक, अब देखिए G यहां पे भी G है। अब ये एक ही है क्योंकि G क्या है, एक ही है। G क्या है, एक ही है। तो यहां पर आपने देखा जब एक ही है तो ये बराबर, यानी कि ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि f(x1) बराबर f(x2)। अब इसके बाद क्या होगा भाई, f भी तो एक ही है, इसका मतलब है कि x1 बराबर x2। यहां पे भी लिख सकते हैं क्योंकि f एक ही है। ठीक है, अब भाई हमें x1 x2 लेके चले थे, GOF x1 बराबर GF(x), और हमें x1 बराबर x2 प्राप्त हो चुका है। इसका मतलब है कि अतः GOF क्या है, एक ही है, 1 1 है। ठीक, तो ये बात होगी एग्जाम्पल नंबर 18 की। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल नंबर 19 की बात करें तो देखते हैं क्या है ये। चलिए एग्जाम्पल 19 भी देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल 19 जो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि हमारे पास f such that A to B। एग्जाम्पल 19 यहाँ पे कह रहा है कि f such that A to B एक फलन है तथा G such that B to C ये दोनों फलन क्या है, आच्छादक हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि GOF
सच दैट ए टू सी भी आच्छादक है। ठीक है, तो देखिए भाई ए और बी क्या है, देखिए इसको समझिए ऐसे कि सेट ए है ये, ठीक है, सेट ए है, सेट बी है और ये सेट सी है। यहां से यहां फंक्शन एफ द्वारा जुड़ा है और ये जो है यहां से जी द्वारा जुड़ा हुआ है। तो भाई ये आच्छादक है, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ की सारी वैल्यू, यहाँ की जितनी भी वैल्यूज हैं यहाँ पे देखिए, क्योंकि हाँ तो यहाँ देखते हैं कि एक फंक्शन, देखिए आपको यहाँ पे एफ और जी दो फंक्शन दिए गए हैं, जिसमें जो है एफ और जी दोनों क्या है, आच्छादक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज मान लेते हैं, देखिए होगा क्या, अगर मान लीजिए कि देखिए लेते हैं कि फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी के लिए हमें एक वाई बिलोंग्स टू सेट बी मिलेगा, जिसके लिए क्या होगा, जिसके लिए जी वाई इक्वल्स टू आपको क्या प्राप्त होगा, जेड प्राप्त होगा। ठीक है, अगर ये आच्छादक है ना। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये आच्छादक है। जैसे हमने पहले आपको बताया था कि एफ सच दैट ए टू बी अगर आच्छादक है तो क्या होता था, एफ वाई बराबर या एफ एक्स बराबर वाई हम लोग प्रूव करते थे। उसी तरह से ये चीज है। ठीक है, तथा फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी के लिए एक्स बिलोंग्स टू ए प्राप्त होगा। और अगर ये आच्छादक है तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। ठीक है, अब अगर हमें दिखाना है कि भाई जीओ ऑफ एफ जो है, जीओ एफ आच्छादक है, इसका मीन्स हमें ये दिखाना है कि जीओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें क्या दिखाना है, जेड। चलिए दिखाते हैं, जीओ एफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स, और जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू, देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वाई है, और जी वाई की वैल्यू क्या है, जेड है। इसका मतलब है कि जी ओ एफ क्या है, आच्छादक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी इसमें आपके क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 20, 21 एंड 22 ये एग्जाम्पल और रह जाते हैं, जो कि आपके कहते हैं कि कंपोजिशन संबंधित हैं। ठीक है, संयोजन संबंधित हैं। इसके बाद हम लोग इनवर्सिबल फंक्शन की बात करेंगे, द्विक्रमणीय फलन की बात करेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल्स लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सीधे एक्सरसाइज 1.3 पे पहुंचेंगे और उसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ एक आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूरे वर्ष भर आपको यहाँ से वीडियोज मिलते रहेंगे। अभी हाल ही में हम लोगों ने बायोलॉजी की भी क्लासेस स्टार्ट करी हैं, तो उसके भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो जो स्टूडेंट्स मैथ सब्जेक्ट्स नहीं लिए हुए हैं, बायो लिए हुए हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल हैं, वो भी हमसे जुड़ें। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।